मैं सुनील तिवारी अपनी पुस्तक सफर का चौथी कहानी संभोग आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बरसों पहले बात उन दिनों की है। बीरपुर के मुखिया ठाकुर सूरज सिंह दानशीलता और अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी शीतल दया की देवी थी। उनके दरवाजे से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता था। हर रोज की तरह मंदिर में पूजा के बाद अपने हाथों सूरज और शीतल गरीबों को वस्त्र प्रदान करते हैं। तभी शीतल, ठाकुर साहब जरा जल्दी करो, आज मेरा बेटा आने वाला है। सूरज सिंह, मुझे मालूम है, इसलिए बार बार चश्मे का शीशा साफ कर रहा हूँ। बरसों बीत गए वैभव को देखे हुए। शीतल, चश्मे को साफ करने में वक्त मत बिताइए, चलिए स्टेशन, गाड़ी आने वाली है। सूरज सिंह, अभी तो वक्त है, थोड़ी देर बाद चलेंगे। शीतल, मुझे लगता है कि आपकी घड़ी काम नहीं कर रही है। सूरज सिंह, अभी तो वक्त है, थोड़ी देर बाद चलेंगे। शीतल, मुझे लगता है कि आपकी घड़ी काम नहीं कर रही है। सूरज सिंह, बेटे के आने में मेरी घड़ी दोषी बन गया। तभी मुस्कुराते हुए ठाकुर साहब मान सिंह को आवाज देते हुए, सूरज सिंह, मान सिंह, चले स्टेशन की तरफ, वैभव की माँ कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही है। मान सिंह, क्यों नहीं, बरसों बाद वैभव बाबू आ रहे हैं। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो सीधे स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में स्टेशन पहुंच जाते हैं। तभी गाड़ी ना देख शीतल, अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों लेट है। सूरज सिंह, ठहर जाओ, गाड़ी नहीं बल्कि हम जल्दी है। तब तक गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकती है। कुछ क्षण नीचे उतरते ही वैभव अपनी माँ और बाबू को देखते ही अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए उनके पास पहुंच पैर से आशीर्वाद लेता है। तभी मुस्कुराते हुए शीतल अपने बेटे को गले लगाते ही भावुक हो आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। ये देख वैभव, ये क्या माँ, जाने के वक्त भी ऐसो और आने के वक्त भी, आखिर कभी तुम्हारा साथ छोड़ेगा। शीतल, बेटा, ये तो तेरे आने की खुशी है जो आंखों से निकल आया। सूरज सिंह, बस भी करिए, अब इन खुशियों को आंखों में संभाल कर रखिए। तभी मुस्कुराते हुए मान सिंह, वैभव बाबू, मेरा नंबर कब आएगा। वैभव, अरे चाचा काफी मोटे हो गए। कुछ क्षण मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तत्पश्चात सब के सब गाड़ी पर सवार हो सीधे कोठी पर पहुंचते हैं। उस दौरान गांव के लोग कोठी के सामने एकत्रित हुए थे। वैभव बाबू को देखते ही गांववासी, ठकुराइन, आज वश से काम नहीं चलेगा, सबका मुंह भी मीठा कराइए। शीतल, आप लोगों का ख्याल तो हमें पहले से ही था। तत्पश्चात सारे गांववासी में मिष्ठान का वितरण होता है। हंसी खुशी समय बीतता है। अगले दिन वैभव बाबू सूट बूट पहनकर बाहर निकलते हैं। तभी शीतल, बेटा कहीं जाने की तैयारी है। वैभव, माँ, अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ, जल्द ही लौट आऊंगा। शीतल, ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आना, खाने पर तेरा इंतजार कर रही हूँ। वैभव, ठीक है माँ, आ जाऊंगा। अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे खेत की तरफ निकल पड़ता है। तभी रिमझिम नदी के पास रुक ठहरने लगता है। वैभव, बरसों बीत गए, आज इस नदी में स्नान करके ही चलेंगे। तत्पश्चात ज्यों ही घाट पर पहुंचता है, तभी अपने बचपन के दोस्त सुंदरी को देख वैभव, अरे सुंदरी पहचाना। सुंदरी, अरे वैभव बाबू, आपको कैसे भूल सकते हो, यही हम तुम्हें रोज गिल्ली डंडे में हराते थे। वैभव, अरे तब की बात छोड़ो, आज हराओ तो जाने। सुंदरी, अब छोड़ो बाबू, मेरे साथ खेलना अच्छा नहीं होगा। वैभव, नहीं, मुझे खेलना है। यदि इस बार भी तुम जीत गई तो तुम्हारा सबसे कीमती चीज तुम्हें लौटा देंगे। सुंदरी, यदि हारने का मन बना लिया है तो हो तो आ जाओ। तत्पश्चात गिल्ली डंडा का खेल शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में तक बाजी बराबर चली। बाद में पैतरा पुनः बदल गया। सुंदरी पुनः जीत गई। सुंदरी, वैभव बाबू, अब लौटाइए वो मेरा कीमती चीज। वैभव, लीजिए, बचपन में ये तुम्हारा
प्यारा कंगन चुरा लिया था। एक देर सुंदरी की आंखों में से आंसू भर जाता है। सुंदरी, आज तक के कंगन आपके पास अपने पास लिए हुए हैं? वैभव, हाँ, खाली वक्त इसी से खेला करता था। ये लगता है कि सुंदरी के साथ खेल रहा हूँ। सुंदरी, तो फिर मेरे लिए एक कंगन से अपने आप को अलग मत करिए। वैभव, तो ठीक है, इसे रख लेता हूँ। सुंदरी, वैभव बाबू, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त मेरे साथ होना ठीक नहीं माना जाता। इतना कहते हुए सुंदरी चली जाती है। इधर रास्ते में मान सिंह का मुलाकात वैभव बाबू से होता है। उन्हें देखते ही मान सिंह, अरे वैभव बाबू, कहीं से आ रहे हो? वैभव, चाचा जी, घूम टहल कर बचपन की यादें ताजा कर रहा हूँ। पर आप शाही अंदाज में? मान सिंह, कुछ जरूरी कार्य है, उसी को निपटाने जा रहा हूँ। वैभव, ठीक है चाचा, जाइए। अंता मान सिंह अपने मित्र सुखबीर सिंह को साथ ले सीधे तोयब खाना पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही ताराबाई झुक कर सलाम करते हुए, ताराबाई, आइए ठाकुर साहब, स्वागत है, कहिए क्या पेश करूं? मानसिंह, सुंदरी से ज्यादा रस और किसी चीज में नहीं, उसी को पेश करो। ताराबाई, जाइए जनाब, वो कमरे में श्रृंगार कर रही है। मानसिंह, मेरे मित्र सुखबीर के लिए भी कोई शानदार आइटम पेश करिए। ताराबाई, ठीक है, इनका भी ख्याल रखेंगे, पहले आप जाइए तो सही। उस क्षण सुंदरी के कमरे में प्रवेश करते ही उसका आयौन देख मान सिंह बखान करते हुए, मान सिंह, सुंदरी, दिन पर दिन तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जा रही है, क्या राज है इसके पीछे? सुंदरी, मेरे लिए जितने मर्दों की संख्या बढ़ती है उतने ही हमारी सुंदरता बढ़ा देते हैं। मान सिंह, और ज्यादा देर तक सब नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ संभोग में जो आनंद मिलता है उसे हम बयां शब्दों में नहीं कर सकते। सुंदरी, ठाकुर साहब, बुरा मत मानना, ये बताओ अपनी पत्नी में आनंद क्यों नहीं? मान सिंह, क्योंकि तुम्हें संभोग में निपुणता प्राप्त है, ये खासियत पत्नी ने कहा। सुंदरी, ये तो मर्दों की देन है जो निपुण बना दिया। तब तक मान सिंह धीरे धीरे सुंदरी का वस्त्र उतारते हैं और देखते ही देखते निर्वस्त्र कर देते हैं। फिर होठों को चूमते हुए अपने हाथों से सुडौल स्तन को मसलते ही, मान सिंह, ये स्तन कितना सुडौल और सुंदर है। सुंदरी, ये आपके हाथों का कमाल है, मसलते मसलते इतना सुडौल और सुंदर हो गया। तभी मुस्कुराते हुए सुंदरी, एक कप से खड़ा तैयार है और विलंब न करिए। तत्पश्चात प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आनंद की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। जब रसपान हो गया तो सुंदरी, आनंद में कोई कमी तो नहीं रहा? मान सिंह, नहीं, बल्कि दिन पर दिन आनंद बढ़ता ही जा रहा है। कमरे से बाहर निकलते ही मानसिंह, ताराबाई, ये रहा आपका इनाम। ताराबाई, जी हजूर। अंत अपने गाड़ी पर सवार हो मान सिंह सुखबीर वहां से रवानगी लेते हैं। रास्ते में अपने मित्र को छोड़ मान सिंह, मित्र, पुनः इसी स्थान पर कल मिलेंगे। सुखबीर, ठीक है मेरे भाई। तत्पश्चात अपने कोठी की तरफ रवानगी लेते हैं और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाते हैं। रात ज्यादा देख मान सिंह की पत्नी अवंती, क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी रात आप कहाँ थे? मान सिंह, कोई जरूरत नहीं है पूछने की। अवंती, ये तो आपके कपड़े पर दाग है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मान सिंह, दाग मेरे कपड़े पर है, तुमसे क्या मतलब? अवंती, पत्नी होने के नाते पूछ रही हूँ। मान सिंह, तो सुनो, हम सुंदरी से मिलने गए थे, तुम्हें जो करना है सो करो। अवंती, क्या है सुंदरी में ऐसा जो मुझ में नहीं? मान सिंह, चिल्लाओ मत, बड़े भाई जाग जाएंगे। ये भी जान लो, सुंदरी से तुम्हारा कोई तोड़ नहीं। तो अवंती, तो ठीक है, सुंदरी जैसा भी मुझे बना दीजिए। इतना सुनते ही मान सिंह जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। रोते हुए अवंती वहां से चली जाती है। इधर ठाकुर साहब भी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वैभव बाबू अपने माँ से, वैभव, माँ, आज टिफिन में अपने हाथों का 4 पराठा पैक कर दीजिए। शीतल, बेटा टिफिन किस लिए? वैभव, माँ वही नदी के पास वृक्ष की डाली पर बैठ खाने का मजा कुछ और ही है। शीतल, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वैभव, लोगों की बातें से हमें क्या लेना देना। शीतल, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तभी अवंती को आवाज देते हुए शीतल, अवंती, टिफिन में पराठा पैक कर ले जाइए। अवंती, जी अभी आई।
तत्क्षण टिफिन पैक कर ले आती है। उसी दौरान अवंती के चेहरे पर निशान देख शीतल, ये तुम्हारे चेहरे पर ये दाग कैसा? अवंती, कुछ नहीं दीदी, किसी कीड़म ने काटा होगा। इतना कहते हुए टिफिन वैभव को हाथों में दे देती है। वैभव, अच्छा माँ, चलता हूँ। तक्षण गाड़ी पर सवार हो सीधे रिमझिम नदी के पास पहुंचता है। स्नान करते हुए सुंदरी को देख वैभव, सुंदरी, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा उस वृक्ष के पास इंतजार कर रहा हूँ। सुंदरी, वैभव बाबू, बस आ गई। जल्दी जल्दी स्नान कर वैभव के पास पहुंचती है। सुंदरी, कहिए वैभव बाबू, इस टिफिन के साथ क्या कर रहे हो? वैभव, इसमें 4 पराठे हैं, 2 तुम्हारे लिए, 2 हमारे लिए। सुंदरी, ये मेरी कमी है, हम तुम्हें ना नहीं बोल पाते। वैभव, ये तो बचपन का प्रेम है, इस प्रेम में ना के लिए कोई जगह नहीं है। आखिरकार दोनों 2-2 पराठा खाना शुरू करते हैं। तभी इधर से गुजर रहे मान सिंह की नजर गाड़ी पर पड़ते ही मान सिंह, अरे ये तो वैभव की गाड़ी है, वो यहाँ क्या कर रहा है? तभी उनकी नजर वैभव पड़ती है। मान सिंह, वैभव इस सुंदरी के साथ क्या कर रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा। वैभव, हाथों में ऐसे पराठा ले अचार के साथ खाने का मजा ही कुछ और हो। सुंदरी, वैभव बाबू, इस माला को पहचाना? बचपन में मेरे लिए आपने चुरा के दिया था। ये मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है, जिसे हमेशा इस पल्लू से बांध कर रखती हूँ। वैभव, ये तो वही माला है जो हम अब तक तुम्हारा साथ दे रहा है। सुंदरी, आपको नहीं पता वैभव बाबू के हाथों की दी हुई मिट्टी भी मेरे लिए सोना है। इतना सुनते ही वैभव सुंदरी को गले लगा लेता है। सुंदरी, अब हमें इजाजत दीजिए। वैभव, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। सुंदरी, नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतना कहते हुए सुंदरी चली जाती है। इधर गाड़ी पर सवार हो वैभव सीधे अपनी कोठी पर पहुंचता है। उसी दौरान वैभव को जाते देख मान सिंह गाड़ी पर सवार हो सीधे ताराबाई की कोठी पहुंचता है। उस क्षण मान सिंह चिल्लाते हुए, मान सिंह, ताराबाई, बुलाओ सुंदरी को। ताराबाई, क्या हुआ ठाकुर साहब, कोई गलती हो गई? उसी क्षण चिल्लाने की आवाज सुन सुंदरी अपने कमरे से बाहर निकलती है। सुंदरी, बोले ठाकुर साहब, क्या बात है? मान सिंह, वैभव से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सुंदरी, वही जो एक फूल का डाली से, लहरों का सागर से जो रिश्ता है। मान सिंह, ये सब बकवास सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि ध्यान रहे, आज के बाद तुम वैभव से कभी नहीं मिलोगे। सुंदरी, इस आकाश में ऐसा कोई मेघ नहीं जो सूरज की रोशनी को रोक सके। मान सिंह, याद रहे, कल भरी पंचायत में तुम्हें जलील कर इस गांव से निकाल देंगे। क्रोध में झल्लाते हुए मान सिंह सीधे कोठी पर पहुंचता है। उस क्षण बड़े भाई साहब को देखते ही मान सिंह, भाई साहब, ताराबाई की कोठी पर मुजरा के साथ साथ जिस फरोशी का धंधा जोरों पर चल रहा है, यदि समय रहते से रोका न रोक न लगा तो गांव की दशा बिगड़ जाएगी। सूरज सिंह, छोटे, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। चलिए, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे इसकी जानकारी दे दी। कल इसका फैसला पंचायत में होगा, वही निर्णय देंगे। तभी शीतल पुकारते हुए, ठाकुर साहब, भोजन का वक्त हो गया है, चलिए। सूरज सिंह, चलिए छोटू। मान सिंह, जी भाई साहब। तत्पश्चात सब के सब साथ साथ भोजन करते हैं। तभी वैभव को जल्दी उठ देख सूरज सिंह, बेटा, शरीर इतना बड़ा, भोजन सिर्फ इतना ही? थोड़ी देर में सूरज सिंह अपने बेटे वैभव और मान सिंह के साथ पंचायत भवन पहुंचते हैं। वैभव सिंह, बस बाबूजी, और नहीं खाया जाएगा। भोजन कर सब के सब आराम करते हैं। अगली सुबह होते ही पंचायत भवन पहुंचते हैं। सूरज सिंह, ताराबाई को पेश किया जाए। तत्पश्चात ताराबाई सामने आती है। सूरज सिंह, ये क्या, मुजरा के साथ साथ जिस फरोशी का धंधा भी शुरू हो गया? ताराबाई, हम तो सिर्फ खास लोगों का ही ख्याल रखते हैं। सूरज सिंह, मैं भी ऐसे खास लोगों के बारे में जानना चाहूंगा। उस क्षण सुंदरी अपने आप को नहीं रोक पाती। सुंदरी, मेरे लिए सबसे खास आपके छोटे भाई मान सिंह है, जिसका रोज अपना आना जाना था। सूरज सिंह, अपनी जबान पर लगाम दे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। सुंदरी, ठाकुर साहब, यही सच है, जब भरी समाज में मुझे शर्म नहीं, तो आपको छोटू की क्यों शर्म लग रहा है? सूरज सिंह, छोटू, तुझे इस लड़की की बातें सुनाई दे रहा है, तो फिर क्यों मौन है? मान सिंह, ये सब झूठ है,
मैं भला क्यों इसकी कोठी पर जाऊंगा। सुंदरी, तुम और तुम्हारा मित्र सुखबीर मुझसे निगाहें मिलाकर बात करे। उनकी निगाहें शर्म से झुकी थी। ये देख सुंदरी, मानसिंह, अपना नजर मेरी तरफ करिए। देखिए इस सुडौल स्तन को, जिसका बखान करते करते तुम्हारा गला सूख जाता था। क्या यह अब उतना सुंदर नहीं रहा। बौखलाए मानसिंह आवेश में। तू क्या सोचती है, तेरी बातों के यहाँ कोई विश्वास करेगा। मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले खुद की तरफ देख। सुंदरी, यही धारणा लोगों की गलत है, जो हम जैसे लोगों का विश्वास नहीं करते। भला मेरा कौन सा इज्जत नीलाम हो रहा है। मानसिंह, क्या भूल गए वो पल जब तुम कहा करते तुम्हारे साथ संभोग में जो चरम आनंद है वो पत्नी में कहा। इतना सुनते ही मानसिंह बंदूक उठा लेता है। ये हुआ करने को होता। सूरज सिंह, छोटू, इस तरह पंचायत का तहरीर मत करो। रही बात इसकी, तो इसे सजा जरूर मिलेगा। ताराबाई, आज के बाद ये लड़की तुम्हारे कोठे पर नहीं दिखनी चाहिए। ताराबाई, आप निश्चित रहिए, ये आज के बाद हमारे कोठे पर नहीं दिखेगी। सूरज सिंह, गांव का कोई भी सदस्य इस लड़की का किसी भी प्रकार का मदद करता हुआ पाया गया तो उसे भी समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। सुंदरी, ठाकुर साहब, जाते जाते मान सिंह को एक राय देना चाहूंगी। ध्यान रहे, संभोग से वासना हटा दीजिए तो ही आनंद का रसपान कर पाएंगे। तभी आपका जीवन मूल्यवान होगा। वरना यही कहते कहते उम्र बीत जाएगा कि पत्नी में वो बात कहाँ। आज भी आप पर तरस आता है, उस आनंद से आप भी वंचित हैं। इतना कहते हुए सुंदरी वहां से चली जाती है। रिंझन नदी के पास अपना डेरा डाल देती है। इधर उस रात परेशान वैभव कोठी की छत पर टहल रहा था। तभी शीतल की नजर पड़ते ही क्या हुआ बेटा, इतनी रात अब तक टहल ही रहे हो। वैभव, माँ, टहलते हुए अच्छा लग रहा है। शीतल, रात ज्यादा हो गई है, जाओ आराम करो। वैभव, ठीक है माँ, जा रहा हूँ। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उस रात सबकी नजरों से बचते हुए सीधे रंजन नदी के पास पहुंचता है। वैभव को देखते ही सुंदरे, वैभव बाबू, मेरा उम्र छोटा था, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं, अपने आप को हालात से नहीं बचा पाई। वैभव, मैं पूछने नहीं आया हूँ, बल्कि बताने आया हूँ। वैभव सिर्फ तुम्हारा है। सुंदरी, नहीं वैभव बाबू, मुझे अपने प्रेम के बंधन से आजाद कर दो, जिससे मैं चैन से मर सकूं। वैभव, ये बंधन तुम्हारे न रहने पर भी नहीं टूटेगा। मैं हर जगह तुमसे मिलने पहुंच ही जाऊंगा। अंतः भावुक हो गले लग जाते हैं। तभी मुस्कुराते हुए वैभव, सुंदरी, वो चोरी का माला मुझे दीजिए। सुंदरी, उस माला का क्या करोगे। वैभव, मैं बचपन से तुमसे कहा था कि यही माला पहना कर तुम्हें अपना दुल्हन बनाऊंगा। आज वो वक्त आ गया है। सुंदरी, नहीं वैभव बाबू, ये भूल मत करो। वैभव, नहीं मानोगे तो सारी जिंदगी यही खड़ा हाँ का ही इंतजार करता रहूंगा। आखिरकार उसके पल्लू से वो माला निकाल सुंदरी को पहना अपनी दुल्हन बना लेता है। उस रात दोनों पवित्र मिलन होता है। वैभव, क्यों न ये रातें यहीं ठहर जाए, फूलों पर वो ओस की बूंदें टपकती रहे। सुंदरी, बूंदें कम ही टपकाओ, वरना फूलों की सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। वैभव, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा पूरा वेतन भीग चुका है। तभी वैभव अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, वैभव, अब हमें चलना होगा, वरना किसी की नजर पड़ जाएगी। सबकी नजरों से बचते हुए सीधे अपने कोठी पर पहुंचते हैं। उसी रात चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह सूरज सिंह अपने बेटे को समझाते हुए, बेटा, समय के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी समझो, उसे पूरा करने का प्रयास भी करो। वैभव, जी बाबूजी। शीतल, अभी मेरे बेटे का उम्र ही क्या है, अब आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हो। सूरज सिंह, इस कदर के प्रेम से अपने बेटे को कमजोर बना रही हो। शीतल, नहीं, अभी उसे परेशानी से बचा रही हूँ। तब तक थोड़ी ही देर में मान सिंह भी पहुंच जाता है। मान सिंह, भाई साहब, सुखबीर सिंह की बेटी शकुंतला हमारे वैभव बाबू के लिए कैसी रहेगी। सूरज सिंह, छोटू, यदि तुझे पसंद है तो मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त वैभव कुछ बोल नहीं पाता। वो बेसब्री से शाम ढलने का इंतजार करता है। धीरे धीरे ज्यों ही दिन ढलता है, वैभव सबकी नजरों से बचता हुआ रिंझन नदी के पास पहुंचता है। उन्हें देखते ही सुंदरी, ये बताओ, यदि मैं आपको सबसे बड़ी खुशी दूंगी तो उसके बदले आप मुझे क्या दोगे। वैभव, तुम्हें मैं अपने गोदी में उठा लूंगा। सुंदरी,
आप बाप बनने वाले हैं, चलो उठाओ गोदी में। मुस्कुराते हुए वैभव बाबू सुंदरी को अपने गोदी में उठा लेते हैं। सुंदरी, वैभव बाबू, ये बताओ, इस तरह छिप छिप कर कब तक मिलते रहोगे? वैभव, जब तक ये रातें हमारा साथ देती रहेंगी। सुंदरी, मुझे कभी न कभी न जाने क्यों डर सा लगा रहता है। वैभव, वो किस लिए? सुंदरी, यदि ठाकुर साहब को जिस दिन मेरे बारे में पता चलेगा, न जाने उस दिन क्या होगा। वैभव, भूल जाओ वो दिन, जब पता चलेगा तो देखा जाएगा। अभी तो आनंद की वर्षा में भूमि में से मीठी सुगंध निकल रही है। सुंदरी, वो सुगंध मेरी आत्मा में समा मुझे आनंदित कर रहा है। पुनः एक दूसरे के गले लग प्रेम के आगोश में समा जाते हैं। वैभव, अच्छा सुंदरी, अब हमें चलना होगा। इतना कहते हुए वैभव वहां से चला जाता है। उसी रात ताराबाई सुंदरी से मिलने के लिए रिमझिम नदी के पास पहुंचती है। लेकिन उस वक्त प्रसव पीड़ा से गुजर रही सुंदरी को देख ताराबाई, लगता है समय पूरा हो गया है, तुम लेट लेट जाओ। ताराबाई मदद करती है और थोड़ी ही देर में बेटे का जन्म होता है। ताराबाई, लीजिए संभाल अपने बेटे को। सुंदरी अपने बेटे को गोदी में ले दुलारने लगती है। तभी ताराबाई, कौन है इसका बाप? सुंदरी, अब वक्त ही इस प्रश्न का जवाब देगा। आखिरकार गांव में आग की तरह खबर फैल जाती है कि सूरज सिंह की ज्यों ही इसकी जानकारी होती है, सूरज सिंह, मान सिंह, पता लगाओ किसने पंचायत का अपमान किया। मुझे भी उस बाप से मिलना है। मान सिंह, भाई साहब, जल्द ही पता चल जाएगा। उस रात वैभव को परेशान देख शीतल, क्या हो बेटा, तबीयत तो ठीक है? वैभव, हाँ माँ, अच्छा हूँ। अवंती, आपको देख ऐसा नहीं लगता सब कुछ ठीक है। वैभव, अरे चाची, सच्ची बोल रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं हुआ है। इतना कहते हुए अपने कोठी से बाहर चला जाता है। उस क्षण बेताब वैभव अपने आप को नहीं रोक पाता, चोरी चुपके सुंदरी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी मान सिंह की नजर उस पर पड़ जाती है। मान सिंह, आखिर इस वक्त वैभव जा कहाँ रहा है? तत्पश्चात मान सिंह छिपते हुए पीछा कर लेता है। उधर वैभव सुंदरी के पास पहुंच अपने बच्चे को गोदी में ले, वैभव, नहीं, ऐसे नहीं रोते, देख तेरे पापा तुझे झुला रहे हैं। चल, तुझे लोरी सुनाता हूँ जो मेरी माँ मेरे लिए गाया करती थी। सुंदरी, सोच समझ कर लोरी सुनाइए, नहीं तो मेरा बेटा आपको जाने नहीं देगा। वैभव, हम अब इसी के साथ इन वादियों में घूमते हुए लोरी सुनाए करेंगे और तुम इसी तरह किलकारी लेते हुए मुझसे बात करते रहना। उस क्षण बच्चे को वैभव को गोदी में देख मान सिंह भी हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर करे तो क्या करे। मान सिंह, जिसका मुझे डर था आखिर वही हुआ। ये बच्चा वैभव का है। अब इस राज को भाई साहब से कैसे बताएं? वो इस पीड़ा को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अब हमें ही इस कहानी को खत्म करना पड़ेगा। तत्पश्चात मान सिंह वहां से रवानगी लेता है और थोड़ी ही देर में वैभव भी अपने कोठी पर पहुंचता है। तभी क्रोध में मान सिंह, आखिर मैं जान सकता हूँ तुम थे कहाँ? वैभव, चाचा जी, मैं अपने खेत की तरफ गया था। मान सिंह, अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। उसी दौरान सोते ही शीतल, आखिर क्या बात है, वैभव से कोई गलती हो गई? मान सिंह, न ही पूछो तो अच्छा है। इतना कहते हुए मान सिंह वहां से चला जाता है। तभी अवंती, दीदी, आप भी खामखा परेशान हो रहे हैं, ये तो इनका रोज का काम है। शीतल, मेरे सामने पहली बार इस तरह से पेश आए, कुछ न कुछ तो बात जरूर है जो हमें नहीं बताना चाहते। उधर चाचा की बातों से वैभव परेशान था। मन ही मन वैभव, कहीं चाचा को सच्चाई का पता तो नहीं चल गया, वरना वो इस तरह से पेश नहीं आते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन बच्चे को रोता हुआ देख हैरान सुंदरी दूध मांगने के लिए गांव में चली जाती है। उसे देखते ही सब के सब दरवाजा बंद कर लेते हैं। आखिरकार हताश सुंदरी ठाकुर साहब की कोठी पर पहुंचती है। सुंदरी, माँ जी, थोड़ा दूध दे दीजिए, बच्चा भूखा है। उसी दौरान उसे देखते ही सूरज सिंह, रुक जाओ शीतल, कोई जरूरत नहीं है दूध देने की। शीतल, देखिए इस बच्चे की तरफ, क्या इसके भूख से बढ़कर आपके पंचायत का वसूल है? सूरज सिंह, हाँ, मेरी जान से भी बढ़कर पंचायत का वसूल है। उनकी बातें सुन हताश सुंदरी भूख से तड़प कर मरे, इससे अच्छा होगा कि एक ही बार में इसका गला काट दूं। ज्यों ही पास रखी खंजर ले मारने को होते, सूरज सिंह, अच्छा होता कि नाजायज औलाद का मर जाना। उस क्षण वैभव अपने आप को नहीं रोक पाता
और भागते हुए पास पहुंच खंजर पकड़ लेता है और हाथों से लहू की बूंद टपकने लगता है। सुंदरी देखे टपकते हुए खून की तरफ। क्या अब भी कोई प्रमाण चाहिए? जरा गौर से देखे, ये आपका ही खून है। इतना सुनते ही सूरज सिंह अपना बंदूक उठा लेता है। सूरज सिंह, इससे पहले बंदूक से गोली निकले, खोल अपनी जबान, बताए सही है, ये सही कह रही है? वैभव, हाँ बाबूजी, मैं इसका बाप हूँ। इतना सुनते ही सूरज सिंह बंदूक ले आगे बढ़ता है। तभी मान सिंह रोकते हुए, मान सिंह, रुक जाओ भाई साहब, संभालो अपने आप को, अभी वैभव नादान है। सूरज सिंह, जा मेरी नजरों से दूर चला जा और आज के बाद अपना मनहूस शकल मत दिखाना। तत्पश्चात वैभव अपने बेटे के साथ ले वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में रिंझन नदी के पास अपने छोटे से सपनों के घर में पहुंच जाता है। तभी सुंदरी, आपको एक कटिया रास नहीं आएगा वैभव, इससे बेहतर घर और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमारी यादें जुड़ी हैं। उसी रात चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन सुंदरी, आज अर्जुन 6 महीने का हो गया है, हमें सूर्य के मंदिर जाना है। वैभव, वो मंदिर गांव में है, क्या वहां जाना ठीक है? होगा सुंदरी, हमें लोगों की बातों का कोई परवाह नहीं, मैं तो दर्शन के लिए मंदिर जरूर जाऊंगी। वैभव, ठीक है चलिए। अंतों सीधे मंदिर पहुंचते हैं। दर्शन कर जे हुए मंदिर के चौखट से नीचे उतरते हैं। बाबूजी को सामने देख वैभव, सुंदरी, बाबूजी आ रहे हैं। सुंदरी, आने दीजिए। उस क्षण सूरज सिंह उन्हें देखते ही क्रोध में चिलमिलाते हुए, सूरज सिंह, पुजारी, इनके लिए गांव का सारे चौखट बंद हो चुका है। सुंदरी, बाबूजी, आपके चरणों की धूल ही मेरे बच्चे के लिए काफी है। उन पैरों के निशान पर अपने अर्जुन को लिटा देती है। सुंदरी, मेरे अर्जुन को शिव जी का आशीर्वाद मिल गया। ये देख शीतल भावुक हो जाती है। ठाकुर साहब सीधे अपनी खोटी पर पहुंचते हैं। उसी रात परेशान शीतल सबकी नजरों से बचते हुए बच्चों का कपड़ा ले रिंझन नदी के पास पहुंचती है। उस क्षण वैभव अपनी माँ को देख भावुक हो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शीतल, बेटा, तुझसे एक गुजारिश है। वैभव, बोलिए माँ, आदेश दीजिए। शीतल, तू यहाँ से कहीं और चला जा। वैभव, क्यों माँ, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। शीतल, तू ज्यादा सवाल मत कर, बस मेरी बात मान ले। वैभव, ठीक है माँ, चला जाऊंगा। शीतल, बहू, ये तुम्हारे अर्जुन के लिए। बहू सब सुनते ही सुंदरी की आंखों से आंसू टपकने लगता है। शीतल, बहू, ऐसे नहीं रोते, तुम्हारी हिम्मत देखकर ही हमें यहाँ आने का हौसला मिला है। सुंदरी, जब आपने मेरे सर पर हाथ रख दिया तो जन्नत का सारा सुख हमें मिल गया। अब जीवन से कोई शिकायत नहीं। शीतल, बेटा, अब हमें चलना होगा, मेरी बातों का ध्यान देना। उधर हताश सूरज सिंह मान सिंह को पुकारते हुए, सूरज सिंह, मान सिंह, या हमको गोली मार दे, नहीं तो जा उस सुंदरी को खत्म कर दे। मान सिंह, यदि आपकी यही इच्छा है तो समझो सुंदरी खत्म। सूरज सिंह, अब मुझे चैन की नींद उस दिन आएगा जिस दिन तू शुभ समाचार देगा। तुम्हें नहीं पता छोटू, हर रात वो सुंदरी मेरा उपहास उड़ाती है, अब और नहीं। आखिरकार सुबह होते ही मान सिंह बंदूक ले निकल पड़ता है। पास पहाड़ी पर चढ़ जो है सुंदरी पर निशाना लगाता है। तभी वैभव की निगाह चाचा पर पड़ जाती है। वो भागते हुए जो ही सामने आता है तब तक गोली चल जाती है और सीधे वैभव की छाती पर गोली लग जाती है। नदी के घाट पर दिल तड़पने लगता है। मान सिंह, अब तू क्या करेगी जीकर? पुनः एक गोली और दागता है और सीधे जाकर सुंदरी को लग जाती है। दोनों वहीं तड़पने लगते हैं। तभी खेत से लौट रहे सुखबीर की निगाह वैभव पर पड़ जाती है। भागते हुए गांव पहुंच सबको खबर देता है। सुखबीर, ठाकुर साहब, जल्दी करिए, वैभव को किसी ने गोली मार दी है। देखते ही देखते पूरा गांववासी नदी के घाट पर पहुंच गए। उसी दौरान अपने बाबूजी को देख वैभव, बाबूजी, आपसे यही गुजारिश है, या तो अर्जुन को स्वीकार करिए, नहीं तो उठाइए अपना बंदूक और मेरे सामने ही इसे भी गोली मार दो। उस क्षण रोती हुई शीतल उनके पास पहुंच बच्चे को गोदी में उठा लेती है। ये देख ठाकुर साहब के हाथों से बंदूक गिर जाता है। शीतल, ठाकुर साहब, आपके वसूल ने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। वैभव, नहीं माँ, बाबूजी को कुछ मत कहिए, मैं आज भी कहीं न कहीं उनके दिल में हूँ, वरना वे यहाँ तक कभी नहीं आते। सुंदरी, बाबूजी, सिर्फ एक बार बहू कहकर पुकारिए,
यही खुशी हमें मुझे भेंट दे दीजिए। सूरज सिंह भावुक हो अर्जुन को गोदी में ले। सूरज सिंह, बहू, हमारा ही उसूल मुझे अपनों से बहुत दूर कर दिया। जब अपने ही नहीं तो क्या करेंगे इन उसूलों का? तुम्हारा कहना ठीक ही है। जीवन आनंद का नाम है और कुछ नहीं। वैभव, बाबूजी, आपकी डांट के लिए अर्जुन सदैव आपके साथ है। इतना कहते हुए वैभव और सुंदरी वहीं दम तोड़ देते हैं।